ओके आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, बेसिकली ग्राफ्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, बट जो हम लोग के बहुत ज़्यादा कंसीडर्ड टाइप्स हैं उनमें हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज क्या होते हैं आप लोग इससे भी फेमिलियर हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं वो भी आप लोगों को पता है। मिड पॉइंट्स भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो पहले मैं अब आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इसमें हम क्या होते हैं, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल होते हैं वो वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज। उनको लेके हम लोग इस तरह का चार्ट फॉर्म करते हैं और फिर इस चार्ट के ऊपर हम लोग जो ये हमने कर्व निकाला होता है इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं और उनको जॉइन कर देते हैं, तो हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो मिड पॉइंट बने हैं, अगर मैं ये नीचे वाली डायग्राम सब ओमिट कर दूं तो जो डायरेक्ट अगर मैं मिड पॉइंट्स ले लूँ एक्स एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसीज इस तरफ ले लूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स होंगी। ठीक है, अब थर्ड टाइप है फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है, ये टाइप है किसकी, ग्राफ्स की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कर्व्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स ही होते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उस टाइप के जहाँ पे कर्व बहुत स्मूथ हो। ठीक है, लाइक अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ तो यहाँ पे कर्व स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ ब्रेक ही जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, ये बिल्कुल एक स्मूथ कर्व है। सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूँ ये भी बिल्कुल स्मूथ कर्व है। सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करूँ ये भी बिल्कुल स्मूथ कर्व है। ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ होते हैं। ठीक है, और ये स्मूथ होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ, ये ले लूँ जे शेप्ड, ये भी फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला जे शेप्ड कर्व ले लूँ ये भी वही होगा। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ बाई मॉडल्स, कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जो ये थोड़ी ब्रेकेज आ रही है, शार्प पॉइंट्स हैं, शार्प एजेस हैं, इनके एज होता है बेसिकली कॉर्नर, इनके शार्प पॉइंट्स हैं, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है जो इस तरह का फॉर्म का भी हो सकता है, तो वो भी इसको हम बाई मॉडल कहते हैं। अगर यहाँ पे 3 पीक्स बन रही हों, दिस इज़ बाई मॉडल, दिस इज़ जे शेप्ड, और इसके अंदर जो ये वाला कर्व है, ये वाला पूरा, इसको मैं ऐसे भी शो करती हूँ इस तरीके से, ये कहलाता है सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये जो कर्व है ये मेरे पास क्या है, ये है स्क्यूड। स्क्यूड क्या मतलब क्या होता है, स्क्यूड मैथ में नेगेटिविटी को या पीक को शो करता है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे पीक है और ये पीक किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यूड टू दी राइट। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्क्यू अगर देखें ना, ये एक टर्म है, यहाँ पे जो इसकी स्क्यूनेस है, जो इसकी पीक है, वो कहाँ बन रही है, इस कर्व की बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो हम लोग इसको कहेंगे स्क्यू टू द राइट। ठीक है, सिमिलरली अगर ये कर्व है मेरे पास और यहाँ पे ये इस तरीके से है और यहाँ पे ये बिल्कुल राइट पोर्शन है, इसके ऊपर सिक्यूड है, तो ये सिक्यू टू हो जाएगा क्या, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिक्यू टू राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। क्यों, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप पॉजिटिवली स्क्यूड का एक और भी कॉन्सेप्ट लें, वो तो ये क्या है कि चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और फिर एकदम से वो फॉल कर रही है। तो बेसिकली पहले तो वो इंक्रीज़ हो रही है पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पहले इंक्रीज़ 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 और फिर इस पीक पे आके एकदम से ये नीचे फॉल हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगी। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगी, ये नेगेटिव स्क्यूनेस। तो बेसिकली क्या है कि जब पॉइंट पे ऊपर काफ़ी पीक पे जा रहा है, पहले इंक्रीज़ होके एकदम से वो गिर जाता है राइट साइड पे, बिल्कुल वो गिर जाता है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर कर्व इंक्रीज़ हो रहा है और एकदम से वो जो है राइट साइड पे पूरा गिर जाए, तो वो लेफ़्ट स्क्यूनेस हो जाएगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इनका हो गया। ठीक है, कि बेसिकली ये हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं। इसके अलावा एक और टाइप भी है जो कि होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, बट वो हमारे साथ ना कोर्स से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको नहीं लेते। ठीक है,
अच्छा, बेसिकली जो फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम होती है वो सेट होता है एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का, ठीक है। अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल्स ही है ना, ये इनका सेट है, ये रेक्टेंगल्स का सेट है। तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द एरिया of each triangle is proportional to the corresponding class frequency, कि जो भी डाटा है ये किसके corresponding है, क्लास फ्रिक्वेंसीज के, ये क्लास बाउंड्रीज है और ईच डाटा है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किसको, कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी या क्लास फ्रिक्वेंसीज सिमिलर चीज़ ही होती है, ठीक है। सिमिलरली इसको एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम लोग क्लास बाउंड्रीज ही हमेशा लेंगे। अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं गिवन होंगी तो आप क्लास बाउंड्रीज फॉर्म करेंगे और फिर उनको फॉर्म करने के बाद आप उनके मिड पॉइंट्स निकालेंगे और कर्व को उस मिड पॉइंट से होता हुआ हम लोग जो है वो अटैच कर देंगे। ये हो गया ये। अच्छा, अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, ये बेसिकली इसकी साइडेड जो है एक बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, लाइक ये यहाँ से, और अगर इसकी साइड्स क्लोज नहीं है तो भी आप क्लोज करेंगे क्योंकि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन की साइड्स जो हैं वो क्लोज होनी चाहिए और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है एक क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट रिप्रेजेंट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ईच ग्राफ रिप्रेजेंट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी आप देखें तो फ्रिक्वेंसी शो हो रही है कि क्लास बाउंड्री की इस लिमिट पे ये फ्रिक्वेंसी थी, इस पे ये फ्रिक्वेंसी थी और इस पे ये फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूँ क्लास बाउंड्री की, तो आपके पास अगर क्लास बाउंड्री है 2.5 से 3.5, देन 3.5 से 4.5, तो क्लास बाउंड्री के लिए जो इनकी विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए 2.5 टू 3.5। नेक्स्ट जो फिर 3.5 है वो हम उसके साथ ही अटैच करके ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे कर्व्स भी होते हैं जिनमें हम इन दोनों क्लास बाउंड्रीज के दरमियान एक गैप फॉर्म कर लेते हैं, वो ग्राफ इस टाइप का होता है, इस तरीके का वो ग्राफ होता है, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग इसको चार्ट में ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्राफ और जो चार्ट्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो चार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा को इन अ सिंपल क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है। जो जबकि जो ग्राफ्स होते हैं वो किसको शो करते हैं, वो शो करते हैं हमारी फ्रिक्वेंसीज को स्पेसिफिक क्लास बाउंड्रीज या स्पेसिफिक मिड पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो बाय मॉडल या मल्टी मॉडल या स्क्यूड सिमेट्रिकल जे शेप्ड जो कर्व हैं ये सब फ्रिक्वेंसी कर्व्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है। लाइक अगर इनमें कोई पीक पॉइंट आ जाए ऐसे तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये एक कौन सा कर्व हो जाएगा, अगर ये इसके पॉइंट्स आ जाएं, शार्प एजेस आ जाएं इसके, तो ये फिर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन तो हो सकता है बट ये फ्रिक्वेंसी कर्व नहीं हो सकता, ठीक है। सो बेसिकली फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड फिगर हो जाएगा डेट रिप्रेजेंट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हम एक्स एक्सिस में मिड पॉइंट लेंगे और फ्रिक्वेंसीज वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें आपको डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिस्टोग्राम को ड्रॉ करें और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने आपको बताया कि ये क्लोज्ड कर्व होता है, तो जब भी अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो आपने फिर भी हमेशा इसको इस एक्सिस के साथ लाजमी कनेक्ट करना है। इधर जो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी उस क्लास की ज़ीरो हो जाएगी, तो उसको कनेक्ट करने का एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। क्या रीज़न है कि वहाँ पे फ्रिक्वेंसी उस पॉइंट पे ज़ीरो है। हमने बेसिकली फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज्ड कर्व जो है वो कहा है, तो इसलिए इसका क्लोज्ड होना लाजमी है। डैट मीन्स कि मिड पॉइंट निकल रहा है पहले तो उस पॉइंट पे जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है, फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है और फिर एंड पे वो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो अगेन ज़ीरो होगी और वो मीट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चार्ट्स को बेसिकली डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फ्रिक्वेंसीज़ को, ठीक है। अब जो चार्ट्स हैं वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल स्टैटिस्टिकल डाटा को इन ए सिंपल क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है। और चार्ट के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि अब बेस्ट चार्ट जो है वो क्या होता है, जो आपको क्विक ओवरऑल विजुअल इंप्रेशन दे
ऑफ एनी काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डाटा या फैक्ट, और ये आपके रिज़ल्ट को मोर क्लियरली और इफ़ेक्टिवली जो है आपको रिप्रेजेंट करे, और जितना भी डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज़ के अंदर उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो विजुलाइज हम लोग उसको कर सकें। लाइक बार चार्ट वो उस बेसिकली क्या होता है, या सिंपल बार चार्ट या बार चार्ट्स जो हैं, या वो सब क्या होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं कि हम लोगों को उनको कैलकुलेट ना करना पड़े, बस हम लोग उनको देखें और हमें देखते साथ अंदाज़ा हो जाए कि इसके अंदर जो डाटा है वो कितना इफ़ेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर आपने देखा होगा कि क्रिकेट में अगर आप लोग देखें तो हम लोग एवरेज शो करते हैं, ऐसे करके एक डाटा शो होता है, और फिर इस तरीके से होता है, फिर इसी के अंदर एक डिफरेंट कलर से इस तरीके से दो डिफरेंट जो है प्लेयर्स उनका डाटा जो है वो शो हो रहा होता है। तो हम लोग को बेसिकली देखते साथ ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंट है, नहीं है, या बेटर उसकी परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेयर। तो ये बेसिकली ये जो चार्ट्स हम लोग क्रिकेट में अगर आप लोग सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं यूज़ होते हैं, तो वो बेसिकली बार चार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा पाई बेसिकली पाई को रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई होता है, बट जो आपका पूरा एक सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर जो हम इस तरीके से कुछ एरियाज़ को शो करते हैं तो वो जो है पाई चार्ट कहलाता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए इन एरियाज़ को फॉर्मूला है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये जब हम आगे करेंगे तो मैं आपको इसको डिस्कस करूँगी। अच्छा जी, जो बार चार्ट्स होते हैं ना, ये हम लोगों को बेसिकली इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इक्वल विड्थ होती है। ठीक है, विड्थ जो है इक्वल विड्थ होती है, इनकी जो क्लास बाउंड्रीज है उनकी, और विद देयर लेंथ और हाइट जो है वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल होंगी किनकी, फ्रीक्वेंसीज के। ठीक है, अलोंग लाइक उनकी लेंथ और हाइट कितनी है वो डिसाइड करेंगी उनकी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, टू लाइक देयर लेंथ और हाइट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड के बार चार्ट्स हैं, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट। ठीक है, अच्छा बेसिकली जो सिंपल बार चार्ट है, ये देख लें, सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंट करता है, एक ही चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी कि सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंट सिंगल आइटम ऑफ डाटा, सिंगल आइटम ऑफ डाटा। लाइक अगर मैंने डाटा कलेक्ट किया है उसके अंदर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वीट, 4 वीट है, मेरे पास राइस है, और मैं ले लेती हूँ ओट्स ले लेती हूँ, ये है। मगर जो सिंपल बार चार्ट है वो सिंपली या तो वीट की पूरी जो फ्रिक्वेंसीज हैं या वीट की पूरी उसको डिफाइन करेगा, या फिर राइस की या ओट्स की, कंबाइनली इन सब की नहीं डिफाइन करेगा। तो सिंपली क्या लिखा मैंने, सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंट सिंगल आइटम ऑफ डाटा। ठीक है, तो जब वो सिंगल आइटम ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करेगा तो ये कहलाएगा क्या, सिंपल बार चार्ट। ठीक है, अच्छा ये इनको जो है कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। और जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ जो है, हाइट या लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्टरिस्टिक को, कि वो जो डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो किस एरिया, किस स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितना ज़्यादा इफेक्टिव था या नहीं था। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो मल्टीपल बार चार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ये तीनों कमोडिटीज़ को इकट्ठा ही हम लोग प्लॉट कर देंगे और हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट आ जाएगा। ठीक है, और लाइक मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देती हूँ, फिर हम इसको आगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि अगर मेरे पास जो है वो सिंपल बार चार्ट है तो वो मेरे पास इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे इधर वीट होगी और इधर हमारी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसीज जो है भैया वो हमारे पास हो जाएंगी। ठीक है, और मल्टीपल बार चार्ट में कि हम पहले ये वीट आ गया और उसके साथ ही ये राइस आ गया और ये ओट्स आ गया, ये मैंने ले ली जी 2001 की। सेकेंडली मेरे पास फिर आ गई 2002, इसमें मैंने पहले फिर वीट ली, फिर मैंने राइस ली, और फिर मैंने ओट्स ले ली, जो भी हैं। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल चार्ट्स को एक साथ ही देखते हैं मल्टीपल बार चार्ट में। ठीक है, जो होल इंटायर डाटा है उसको हम एक साथ ही जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है
कि जो मल्टीपल बार चार्ट में जो कंपोनेंट या फिर जो फिगर के अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या शो करते हैं, सेपरेट बार्स, अलग अलग बार्स हैं मगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और जो कंपोनेंट बार चार्ट है वो क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ही चार्ट बन जाता है। लाइक मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लिया और इसी के अंदर मैंने सारी कमोडिटीज़ की जो भी टोटल चीज़ है वो मैंने डिफाइन कर दी। लाइक ये एक को शो कर रहा है, ये लाइन एक को शो कर रही है, ठीक है। हम आगे इसको और ज़्यादा ब्रीफली जो है मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो बेसिकली आपको पता चल गया, एक चार्ट्स होते हैं हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स में बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्लास बाउंड्रीज इनको प्लॉट करते हैं और यहाँ में एक जो गुड विजुअल इंप्रेशन है वो नहीं देते, ठीक है। हम इनको देखे कुछ भी फ़ौरन एनालाइज और जज नहीं कर सकते। जो बेसिकली चार्ट्स होते हैं ये बेसिकली कब यूज़ होते हैं, जब हम लोगों ने टाइम सीरीज़ रिलेटेड कोई चीज़ यूज़ करनी हो तो तब हम लोग चार्ट्स यूज़ करते हैं। लाइक एक कमोडिटी या एक गुड, लाइक अगर मैं वीट ले रही हूँ, वीट की प्राइस 1999 में क्या थी और अब 2015 में क्या है, तो उसके लिए एक पूरा चार्ट बनेगा। 1991 में वो अगर 12 रुपीज़ थी, फिर 30 हुई 2000 में, और फिर वो इंक्रीज़ होती हुई अगर अब 45 है, तो वो एक डायरेक्ट इस फॉर्म का चार्ट होगा। तो वो मुझे एक अच्छा विजुअल इंप्रेशन देगा और उससे देखते ही मैं जज कर लूँगी कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ज़्यादा जो है वो उसकी प्राइस है, ठीक है। और मैं उसके अलॉन्ग देख लूँगी कि वो उस ईयर में है, तो ये एक अच्छा विजुअल इंप्रेशन देता है। तो चार्ट्स और जो हैं हमारे ग्राफ्स, इनके अंदर बेसिकली ये डिफरेंस है, ओके। ओके अब देखिए जी, मैंने सिंपल बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें क्रिकेटर्स मैंने ये 3 ले लिए हैं। जब आपको पेपर में आएगा ऑब्वियसली ये 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 5 से इंक्रीज़ नहीं करूँगी। तो क्रिकेटर्स मैंने ले लिए 3 और स्कोर्स इनके मैंने ये ले लिए। अब मैंने आपको बताया था कि सिंपल बार चार्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वो किस फॉर्म में होगा कि जो हमारे प्लेयर्स होंगे उनका हम एक नाम पे प्लॉट कर लेंगे एक्स एक्सिस पे, और याद रखिएगा हमने उनको इक्वली प्लॉट करना है, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, अगर मैं जो ग्राफ है उसके अंदर लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 3 जो है वो लेफ़्ट कर रही हूँ तो एंड पे भी मुझे फिर उसी साइज़ को देखते हुए चलना पड़ेगा। लाइक अगर मैंने यहाँ से ये इंजमाम के लिए मैंने पॉइंट रख लिया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और ये पॉइंट मैंने रख लिया है किसके लिए, थोड़े से गैप पे वसीम के लिए, और ये पॉइंट मैंने रख लिया सेम गैप के साथ ही इमरान के लिए। तो इससे 3 पॉइंट मैं अपने अकॉर्डिंगली स्केल सेट करूँगी। जिस मुझे ग्राफ बड़ा मिला होगा या छोटा मिला होगा, या मैं बड़ा नहीं ड्रॉ करना चाह रही, मैं छोटा करना चाह रही हूँ, तो मैं 3 पॉइंट ले लूँगी। अगर मैं बड़ा ड्रॉ करना चाह रही हूँ तो मैं 5 पॉइंट्स इधर ले लूँगी। तो वो जो ब्लॉक स्मॉल वाले होते हैं, यहाँ से भी आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं, यहाँ से भी आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं, ठीक है, फॉर ईच। सिमिलरली ये है तो यहाँ से भी आपने 3 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं, यहाँ से भी, और जो आप स्मॉल बॉक्सेस यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही आपने ईच और एवरी के लिए सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पे 3 का ले रहे हैं और यहाँ पे आप फिर उसको सडनली ले लें कि नहीं मैंने 4 का चूज़ करना है, तो वो फिर करेक्ट नहीं होगा। अच्छा स्कोर्स मैं यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ भी मैंने अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि स्कोर्स मैं फर्स्ट ले लेती हूँ 20, नेक्स्ट 40 एंड देन 60, ठीक है। 20 से स्केल सेट किया है। अगर ये मैं से 1 से लेके जाऊँगी तो 60 तक जाने के लिए मुझे बहुत ग्राफ जो है मेरा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसमें उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपली करना चाह रही हूँ। तो बेसिकली इंजमाम ने कितना स्कोर किया, 54। तो ये 40 है, 50 यहाँ पर मिड में होगा और उससे कुछ पॉइंट ऊपर ये 54 होगा। तो मैंने अपने ड्रॉ को, ग्राफ को यहाँ से लिया और यहाँ पे कहीं पे ये 54 होगा, ठीक है। सिमिलरली वसीम ने 47 स्कोर किया तो 47 पॉइंट को यहाँ होगा, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। और सॉरी थोड़ी सी, अच्छा आगे इमरान ने 25 किया तो 25 को यहाँ पे पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये मिड तो 30 है तो उससे पहले तो ये 35 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, सिंपल बार चार्ट। ये बेसिकली क्या हो गया, सिंपल बार चार्ट। एक मिनट से अच्छा, अब अगर आप लोगों ने यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ तो ये गैप थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, लेकिन पेपर में ये इक्वली होना चाहिए गैप, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक इंजमाम के लिए ये पॉइंट बन रहा है, वसीम के लिए ये बन जाए या इमरान के लिए ये बन जाए। आपने इक्वल ही इसकी जो विड्थ है वो लेनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल बार चार्ट की एक सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसकी, हम लोग ले लेते हैं कोई भी डाटा और हम उसका बनाते हैं
अच्छा कुछ मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगी, वो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं एक और डाटा लेती हूँ और हम लोग उसका मल्टीपल बार चार्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। मल्टीपल बार चार्ट के लिए मैंने क्या ले लिया, प्रोडक्शन इन केजी ले लेती हूँ मैं जी। प्रोडक्शन ले लेती हूँ इन केजी, और उसकी जो प्राइस है वो मैं किस में लूँगी, थाउजेंड्स में। ठीक है, या प्राइस नहीं भी लूँ तो वो मुझे कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिकली क्या करना है, एक साइड पे मैंने उसकी जो है वो ईयर्स को प्लॉट करना है, और दूसरी साइड पे मैंने उसके जो है वो प्राइसेस उनको प्लॉट करना है। ठीक है, अच्छा ईयर ले लेती हूँ मैं, एक ले लेती हूँ 2002, और फिर से कंजेक्टिव ही जाना पड़ेगा 2003 एंड 2004, और लोकेलिटी 1, 2 और 3, 3 लोकेलिटीज़ की 3 डिफरेंट जगहों पे उस चीज़ की प्राइस ले रही हूँ मैं। 2002 में इसी, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, लाइक आप ले लें वीट इन डिफरेंट लोकेलिटीज़ ऑफ पंजाब। ठीक है, लोकेलिटी 1 जो पंजाब में है उसके लिए प्राइस इन्होंने 500 सेट कर लिए, 600, 200 से मिले यहाँ पे 600, 700, 400, या मैं ले लेती हूँ 800 ले लेती हूँ, और फिर 7 ले लेते हैं, और फिर हम 500 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट और परसेंटेज बार चार्ट, तीनों चार्ट हम इसी डाटा के कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉटिंग की। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये 1987 के लिए। ठीक है, और ये प्राइस आ गई, और ये मैंने ले ली ये 2000 के लिए, 2002 के लिए, यहाँ ले लेती मैं 2003 के लिए, और फिर 2004 के लिए। ठीक है, अब इसमें देखें, और इधर मैं प्राइसेस ले लेती हूँ। स्केल मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि लिस्ट जो है वो 200, तो मैं स्केल 200 से स्टार्ट करती हूँ, और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या 800 तक, मुझे इसे 800 तक स्टैंड करना है। 400, 600, 200 का ईच स्केल ले लिया, और ये 800। ठीक है, अब 2002 में लोकेलिटी 1 के लिए प्राइस थी 500। मैंने इधर से 4 ब्लॉक्स या 5 ब्लॉक्स छोड़ के 5 के बाद ये मैंने काम स्टार्ट किया, और मैंने इक्वल डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स लगा लिए, क्योंकि ये मेरे पास 3 डिफरेंट डाटा थे, तो मैंने यहाँ पे 3 चार्ट्स एक साथ ड्रॉ करने थे, तो मेरे इतने ही पॉइंट्स बनते हैं इक्वली डिस्टेंस पे। तो पहली कमोडिटी की प्राइस जो लोकेलिटी 1 में वो क्या है 500, वो ये पॉइंट आएगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट ग्राफ है ये मेरा जाएगा 500 तक, ये आ गया 500 तक। नेक्स्ट उसी की 2002 में डिफरेंट लोकेलिटी पे प्राइस थी 600, तो ये मेरा आ गया 600। उसके बाद थी 200, और ये मेरे पास आ गया मल्टीपल बार चार्ट 2002 के लिए। सिमिलरली 2003 में देखें आप, तो सेम इधर जो है गैप अपने अपने, इधर अगर आपने 5 पॉइंट लिए हैं तो यहाँ पे आप 10 भी छोड़ सकते हैं, या यहाँ पे भी आप 5 पॉइंट ही छोड़ के नेक्स्ट जो ग्राफ है वो ड्रॉ, मैंने 5 पॉइंट ही छोड़ने हैं, और मैं उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपने पॉइंट्स जो हैं ब्लॉक्स काउंट करके लगा लूँगी। 2003 में पहले प्राइस थे 600, और ये मेरा गया ग्राफ 600 तक। ठीक है, देन प्राइस होगी 700, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ दैट थिंग, ये हो गया 700। फिर वो होगी 400, और ये 2003 के लिए हो गया, और सिमिलरली आप 2004 के लिए ले लेंगे। ठीक है, और इस ग्राफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए और ये शो करने के लिए कि ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, आप एक को ऐसे ड्रॉ कर लें, एक पे आप पॉइंट्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, और एक को आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस लिख दें। तो आप आपने यहाँ पे फिर मेंशन करना है कि ये जो ये वाली लाइंस हैं, और एक आपने चूज़ की ये वाली लाइंस, ये आपने मेंशन करना है उसके अंदर एक ये वाली लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये किसको शो कर रही हैं, लोकेलिटी 3 को, और ये पॉइंट किसको शो कर रही है, ये कर रही है लोकेलिटी 2 को, और ये शो कर रही है लोकेलिटी 1 को। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली हम लोगों ने क्या ड्रॉ करना है, कंपोनेंट बार चार्ट ड्रॉ करना है। उसमें क्या होगा, हम लोग इस पूरी की जो है ना टोटल, उसको सम कर लेंगे।
ठीक है। लाइक इसका सम क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2000, इसका आ रहा है 6000, ये आ रहा है सेकंड 1700, और ये मेरे पास क्या आ रहा है 1300। अब बेसिकली क्या था, कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इसको देखते ही हमें आइडिया हो गया, कंपोनेंट बार चार्ट हमने ड्रॉ करना है। कंपोनेंट क्या होता है, बाय पार्ट्स, कि हमने वो चार्ट ड्रॉ करना है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है पार्ट्स वो डिफरेंट चीज़ों को वो जो है वो शो करें, ठीक है। उसका मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने वही चीज़ ली, यहाँ पे मैंने ले लिया 2002, और ये पॉइंट 2002 का है, ये पॉइंट मैंने ले लिया 2003 का, और ये पॉइंट मैंने ले लिया 2004 का। सिमिलरली 5 ब्लॉक्स इधर से सिलेक्ट किए, 5 इधर से या 3 इधर से, 3 इधर से, आपकी मर्ज़ी का स्केल है, आपने उसे सेट कर लिया, ठीक है। इधर और इधर क्या होगा, इसमें आपने एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है, इस पूरी के लिए एक ही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके पास हाईएस्ट पीक क्या है, 1300, 17 और 2000। हमने ये ले लिया जी 2000, इसका इतने ब्लॉक्स पे 2000 है, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसको ले लूँ 500, फिर 1000, फिर 1500 और फिर 2000, ठीक है। ये मैंने इसके लिए क्या ले लिया, स्केल ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने ड्रॉ करना है, ठीक है। और अब आप देखें 2002 में 1300 थी, तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ हो गया जी 1300 तक। 1300 यहाँ पे है, तो ये 1300 तक के लिए ग्राफ ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट क्या है 1700, तो फिर आपने 1700 तक के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ से। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है 2000, और 2000 के लिए ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने डिफरेंट लोकेलिटीज़ को शो करना है। पहली के लिए क्या प्राइस थी हम लोग की 500, तो 500 ये पॉइंट बन गया, ये लोकेलिटी क्या होगी 1। सेकंड के लिए क्या थी 600, तो 600 क्या होगी, अब आपने इससे ऊपर आपने 600 जो है वो क्या करना है, काउंट करना है। तो ये 500 थी और ये ऊपर फिर अगेन 500, तो 600 यहाँ पे बनेगा, तो ये होगी लोकेलिटी 2 के लिए प्राइस 600। और जो बाकी रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिकली जो 200 ही है, और ये हो जाएगी लोकेलिटी 3 के लिए। तो ये देखिए आपको ये इनकी प्राइसेस का इनको देखते ही आइडिया हो गया कि लोकेलिटी 1 में जो है वो एवरेज है, लोकेलिटी 2 में हाई प्राइसेस है, लोकेलिटी 3 में जो है वो लो प्राइसेस है। सिमिलरली इस ग्राफ में भी आप देखें तो ये 1700 है, पहला जो ग्राफ है वो 400 का, ये आ गया लोकेलिटी 1, ये 400 लोकेलिटी 1, फिर आगे क्या 700, तो यहाँ से ऊपर 700 काउंट करने हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा 500, 600 और ये 700 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 700 प्राइस किसके लिए, लोकेलिटी 2 के लिए। लोकेलिटी 3 के लिए अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगी, फिर मेरे पास 400 हो जाएगी अबव, और ये हो जाएगी लोकेलिटी 3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमने ग्राफ को उसको जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। और अच्छा अगर मैंने देखो उसको ये 700, तो ये कहाँ से जाना था, सॉरी ये मैंने 400 ड्रॉ कर दिया है बाय मिस्टेक, ये 600 था, तो आप लोग इसको वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 400 ड्रॉ कर दिया जबकि ये 600 था, तो आपने इसे ऊपर करके प्लॉट करना था और फिर ये हो जाना था। ये बेसिकली कंपोनेंट बार चार्ट हो गया, मल्टीपल बार चार्ट हो गया और सिंपल बार चार्ट हो गया। अब हम लोगों का रह गया है टॉपिक पाई चार्ट का। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई चार्ट को जो हमारा लास्ट रह गया है पाई चार्ट, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्रॉप्स दी हुई हैं, कुछ हमने ले लिए हैं और उनकी फर्टिलाइज़र ली गई हैं। इसकी कर लें आप प्राइसेस कर लें थाउजेंड्स में, 1000 kg, ठीक है। इसके अंदर वीट के लिए क्या है हमारे पास 75, 80, ठीक है, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र जो है इसकी टोटल कंजम्पशन केजीज में 80, ये 30 ले लेते हैं, और नेक्स्ट आप ले लें 15, ठीक है। और सबसे पहले क्या करें आप लोग, इसका टोटल भी कर लेंगे 200। अब हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है, वो बेसिकली क्या होगा, एक राउंड शेप फिगर होगी, और आपको पता है कि इस पूरी राउंड शेप का फिगर का जो पूरा जो होता है एरिया वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये जब 360 डिग्री है तो हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास एंगल का फॉर्मूला है जो क्या होता है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय
360। तो यहाँ पे कंपोनेंट पार्ट हमारे पास है 75 और टोटल क्या है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं करूँगी 85/200 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो दैट गिव्स मी 144 रेडियन, सॉरी डिग्री। यहाँ पे सिमिलरली 30 और इनका 54 डिग्री, और यहाँ पे सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा 27 डिग्री। और आप इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 360 डिग्री ही आना चाहिए। अगर 360 डिग्री नहीं आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक पार्ट रह जाए और आप बाकी सारे को प्लॉट करें, तो वो नहीं होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इसका मिड पॉइंट ले लें। बहुत ज़्यादा इजी मेथड में मैं बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे डी रखें और डी रख के आप यहाँ पे 135 डिग्री प्लॉट करें, तो वो 135 डिग्री आएगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये आ गया कौन सा एरिया, 135 डिग्री। सिमिलरली फिर आपने इस पॉइंट पे अपनी डी को रखना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आप रख के अगेन फिर देखेंगे, नेक्स्ट आपने 144 डिग्री जो है वो प्लॉट करना है। ये किसके लिए हो गया, ये तो हमारा हो गया वीट के लिए। ये एरिया किसके लिए हो गया हमारा, ये वीट के लिए हो गया, ठीक है। और जब मैंने आगे 144 प्लॉट करना है इधर से देखे, तो वो मेरा कोई ये एरिया आ जाएगा। ये आ जाएगा कौन सा, 144 डिग्री। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, शुगर को, ठीक है। सिमिलरली फिर अब मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पर डी रख के जब मैं अगेन इसको प्लॉट करूँगी, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेज़ 54। तो 54 जो है वो कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, ये 54 का एरिया बन जाएगा, ठीक है। ये शो कर रहा है किसको, मेज़ को, और ये शो करेगा किसको, दालों को, लेंटिल्स को ये शो करेगा। ये ऑटोमेटिकली 15% ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये लेंटिल्स को शो करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिकली जो है वो आपके पास डी का होना लाजमी है। उसी की मदद से आप इसको पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो एक आपको एक एग्जैक्ट जो है वो लुक दे देगी, अदरवाइज़ इसको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। आप इसको और ब्यूटीफुल करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई डॉट्स, लाइन, शेड्स, कलर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ आपने साइड पर बस मैंशन कर देना है कि ये जो लाइक अगर मैं यहाँ पर इस लेंटिल्स के एरिया को ब्लॉक्स से शो करती हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि डेट ब्लॉक एरिया शोज़ लेंटिल्स, ठीक है ना, कि वो कितना फर्टिलाइज यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हमें बता रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी चीज़ जो है उसको कंज्यूम कर रही है, कितना फर्टिलाइज़र वीट ने यूज़ किया है, कितना फर्टिलाइज़र शुगर ने कंज्यूम किया है, कितना मेज़ ने कंज्यूम किया और कितना लेंटिल्स ने कंज्यूम किया है, ठीक है। आई होप आप सबको सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं था, सिंपली आप लोगों ने क्या करना था, ग्राफ्स को ड्रॉ करना था। अच्छा, ये आज अब सारे चार्ट्स हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो ग्राफ्स की हमने टाइप्स पढ़ी थी, हिस्टोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें देखनी है सिंपली। एक जहाँ पे जो विड्थ है, जो उसकी विड्थ है, जब लाइक हमने जैसे बार चार्ट में किया इक्वल विड्थ थी सबकी, तो हिस्टोग्राम 2 टाइप्स के होते हैं। इक्वल जो है लेंथ के भी हो सकते हैं, या अनइक्वल क्लास इंटरवल भी हो सकते हैं, या इक्वल क्लास इंटरवल भी हो सकते हैं। बस अब हमने हिस्टोग्राम उसको ड्रॉ करना है, स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक हैं, जो लास्ट टॉपिक हैं हमारे, वो कौन से हैं, हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अ ग्राफ ही कंसिडर होता है, जिसके अंदर पॉइंट्स सब स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है ना। वो एक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो हमने हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट करना है। इसके अलावा हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो सिर्फ ग्रुप डाटा के लिए मीन और मॉड ये फाइंड आउट करना है, और मीडियन, ठीक है। और इंशाल्लाह आप वो भी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी, इससे रिलेटेड आप जो असाइनमेंट है वो आप लोग बना के मुझे ईमेल कर दें। थैंक यू।